हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमेंडमेंट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ये इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल दोनों के लिए अप्लीकेबल रहेगा। इसमें हम डिस्कशन करते समय साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये वाला हिस्सा फाइनल के लिए अप्लीकेबल है और ये हिस्सा इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल है। क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग रिकॉर्डिंग करना वो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था इस लॉकडाउन पीरियड में, इसलिए हमने इसको कंबाइंड, दोनों को मिलाकर कंबाइंड रिकॉर्डिंग किया। बहुत सारे टॉपिक तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों के लिए सप्लीमेंट्री में आए हैं। आप अपने इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट्री से भी इसे टैली कर सकते हो, आपके इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट्री उससे भी टैली कर सकते हो। तो ये इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों के लिए है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने कोशिश किया है, देखिए मैं एक चीज़ और डिस्कस कर दूं कि ये सीए और सीएमए और सीएस वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स है और अमेंडमेंट्स तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए अप्लीकेबल है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये बात और है कि कुछ ऐसे टॉपिक भी इसके अंदर मैं कवर करूँगा जो सीएमए के लिए, सीएमए के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है, बट सीए के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो मैं मार्क करवा दूंगा, आप ध्यान से सुनना, हर टॉपिक के साथ मैं मार्क करवाऊंगा। जब मैं कहूँगा अप्लीकेबल फॉर ऑल, तो इसका मतलब ये सबके लिए अप्लीकेबल है, इवन इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल, या सीएस में देखें तो एग्जीक्यूटिव लेवल और प्रोफेशनल लेवल, सबके लिए अप्लीकेबल है। लेकिन जब मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि ये इस कोर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, ये आज पहली सीरीज होगी। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में हम आप तक ये सारे अमेंडमेंट्स पहुंचा देंगे। असेसमेंट ईयर 2021, राइट। इसके नोट्स जो नोटिंग है वो नोटिंग आप ना करें, मैं इसके नोट्स ट्विटर पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे मेंशन करूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड थिंग, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके मैंने फुल फ्लेज्ड वीडियो बना रखा है और वो आपके यूट्यूब पे दे भी रखा है। तो लिंक में मैंने नीचे, इस वीडियो के साथ नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ उन वीडियो का जिसे फुल फ्लेज्ड मैंने तैयार किया है। फॉर एग्जांपल, पहला टॉपिक टैक्स रेट। टैक्स रेट में रेट्स में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, रिबेट में चेंज है, रिबेट में मेजर चेंज है, 12,500 रुपये रिबेट आ गया। सरचार्ज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस हैं, मेजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉम्प्लिकेसी की बात कर रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने टैक्स कैंप वीडियो में कवर कर रखा है विद एग्जाम्पल, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है, रेलिवेंट है, इसलिए उसे मैंने नीचे लिंक में शेयर कर रहा हूं मैं, आप उसको देखिएगा। और यहां हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो टैक्स रेट से रिलेटेड आप टैक्स कैंप में देख लेना, नीचे मैंने लिंक में टैक्स रेट के साथ इसको दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट अप्लीकेबल फॉर ऑल, सबके लिए अप्लीकेबल है ये। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में दो चेंज है, रेजिडेंशियल स्टेटस में दो चेंज है। पहला चेंज सबके लिए अप्लीकेबल है और दूसरे चेंज में कुछ लोगों को हम हटा देंगे, कुछ लेवल में साइड कर देंगे। ये तो पहला चेंज आपको दिख रहा है, ये सबके लिए रेलिवेंट है। क्या है ये? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7। आपको याद होगा, आप पढ़ते समय करते थे डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9 होता था इनकम डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया फॉर नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी किसी रेजिडेंट इन इंडिया से गिफ्ट रिसीव करता है, कंडीशन सुनते चलिएगा, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी किसी रेजिडेंट से गिफ्ट रिसीव करता है, वैसा गिफ्ट जो सेक्शन 56(2)(10) में टैक्सेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों अगर रिश्तेदार हैं तो गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2). तो यहां पर उस गिफ्ट को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं अगर ये गिफ्ट इस एनआर के लिए एज पर सेक्शन 56(2)(10) टैक्सेबल है। नाउ
अगर ये टैक्सेबल है तो क्या ये टैक्सेबल इंडिया में होगा? बिकॉज आप जानते हैं कि एनआर की दो इनकम टैक्सेबल होती है, एक अक्रू इन इंडिया और एक रिसीव्ड इन इंडिया। पहले मैं एक काम करता हूं, अज्यूम करता हूं कि ये गिफ्ट इंडिया में रिसीव हुआ है। आई अज्यूम्ड कि ये गिफ्ट इंडिया में रिसीव हुआ है, देन इट इज टैक्सेबल नॉर्मली, देयर इज नो अमेंडमेंट्स, नो नीड टू अमेंडमेंट्स। यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये रिसीव्ड ही इंडिया में हुआ है तो ये एनआर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड, हम देखते हैं कि ये रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया अगर होता तो क्या होता, क्योंकि आप एनआर हो। हम यहां एसएससी किसे मान रहे हैं दोस्त? हम एसएससी इसे मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। हमारा टारगेट ये है, ये व्यक्ति एसएससी है हमारे लिए, हम इसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं, इस व्यक्ति के लिए। ओके, सो अगर ये गिफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिडेंट से मिलना चाहिए, सेकंड इट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10) एंड थर्ड, तीसरी बात, अगर ये रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया होता है, अगर ये रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया होता है तो आप देखिए रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, रिसीव्ड इन इंडिया है नहीं। अब ये गिफ्ट अर्न इन इंडिया माना जाए कि ना माना जाए, इस दुविधा को खत्म करने के लिए असेसमेंट ईयर 2021 से गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट में ये आया, और अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल है? 5/7/2019 ऑनवर्ड्स। अगर ये 5/7/2019 के पहले रिसीव हुआ होता आउटसाइड इंडिया तो ये टैक्सेबल नहीं होता, बिकॉज ये रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है। ओएस मतलब हुआ आउटसाइड इंडिया है। लेकिन ऑन और आफ्टर 5/7/2019 यहां पर अमेंडमेंट है, गवर्नमेंट कहती है नाउ इट इज डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया। अग्री, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, बट इट इज डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए भी मैंने वीडियो रेसिडेंशियल स्टेटस का पूरा रिवीजन, जिसमें हमने इसको फोकस करते हुए इसके एग्जाम्पल भी करवाए हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दे रहा हूं, आप उसको जरूर देखिएगा, इसके क्वेश्चन भी हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो अमेंडमेंट्स मुझे लगता है आपको समझ आ गया। ये अमेंडमेंट सबके लिए एप्लीकेबल है, मैं बार बार बोलता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं ना भूलूं ये बात, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो कि अगर वो सीएस एग्जीक्यूटिव के हैं, सीए इंटरमीडिएट के हैं, सीएमए इंटरमीडिएट के हैं या फाइनल के हैं। ये फाइनल इंटरमीडिएट दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अमेंडमेंट्स तो आप भी जानते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल, इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। मैं रेलिवेंट की बात कर रहा हूं, फॉर ऑल। नेक्स्ट जो इसमें अमेंडमेंट है बेटा, इस चैप्टर का जो अगला अमेंडमेंट है, ये सब के लिए नहीं है। वैसे तो इन्होंने इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी डाल रखा है। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट को देखो, सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, इन तीनों के इंस्टीट्यूट के इंटरमीडिएट लेवल, जैसे सीएस को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, हम इंटरमीडिएट बोलकर काम चलाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल में ये सेक्शन दिया हुआ है रेजिडेंशियल के साथ। देना नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसका कनेक्शन फाइनल के साथ है, इसलिए फाइनल लेवल पे तो ये रेलेवेंट बन जाता है, बट इंटरमीडिएट लेवल के लिए ये रेलेवेंट नहीं होगा फॉर ऑल। सीए, सीएमए, सीएस इंटरमीडिएट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आप इसे नहीं पढ़ें, नहीं सुने तो भी चलेगा। वैसे सुनकर भूल जाना भी एक कला है। वैसे भी आप बहुत सारी बातें सुनकर भूल जाते हैं, तो ये भी सुनकर भूल जाइए, या इसे आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक, ओके। तो 9A क्या कहता है, पहले मैं समझाता हूं। ये बेटा एक म्यूचुअल फंड है, मैं लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊंगा। पहले ये एक समझ लो म्यूचुअल फंड है, जिसको हमने नाम दिया है ऑफशोर इन्वेस्टमेंट फंड। नाम दिया है ऑफशोर इन्वेस्टमेंट फंड, यानी एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड ये आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है। इसका काम क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्होंने इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट किया है, इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, ये इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब इंडिया में ये इन्वेस्ट करते हैं तो इनका ये व्यापार है इन्वेस्टमेंट। इंडिया के इन्वेस्टमेंट से जो कमा रहे हैं दैट इज ओके, वो तो इंडिया में टैक्सेबल है, उसकी चिंता नहीं है। ये FII हो सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये इंडिया से जो डायरेक्टली अर्न कर रहे हैं इसकी चिंता नहीं है, दैट इज टैक्सेबल, वो तो इंडिया में टैक्सेबल है, उसको कोई नहीं मना कर रहा। लेकिन जब ये इंडिया में कोई फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी करते हैं, अगर ये इंडिया में कोई फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी करते हैं कैरिड आउट थ्रू फंड मैनेजर, इन्होंने इंडिया में एक फंड मैनेजर नियुक्त कर दिया, किसी बैंक को, किसी इंडिविजुअल को, किसी एक्सपर्ट को फंड मैनेजर अपना अपॉइंट कर दिया और उनके माध्यम से ये सारा काम करवा रहे हैं।
तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये फंड मैनेजर एज ए एजेंट माना जाएगा? सेक्शन 9 की बात कर रहा हूं, सेक्शन 9A नहीं, 9, ये तो 9 है, मैं बात 9 की कर रहा हूं। सेक्शन 9 में आपने देखा था पहला डीम टू बी अर्न इन इंडिया में बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया था। अगर ये फंड मैनेजर के थ्रू इंडिया में एक्टिविटी कर रहे हैं तो मे बी इनकम इज डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया ड्यू टू बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इस सेक्शन 9 को ओवर रूल करने के लिए, हटाने के लिए, ताकि इन सब लोगों को दिक्कत ना हो, सरकार ने यह सेक्शन इंट्रोड्यूस किया। सरकार ने इस सेक्शन में कहा कि वैसे तो आप लपेट लिए जाते, और आप एक बार अगर बिजनेस कनेक्शन में लपेट लिए गए तो आपकी सारी इनकम प्रोपोर्शनेटली जितना कनेक्शन इंडिया से है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, आप कहीं भी कमाओ। ये घबराए, सरकार ने कहा घबराइए नहीं, आपको हम सेक्शन 9 के चुंगल से बचाते हैं। सेक्शन 9 के पंजे से ये बचाने के लिए आया सेक्शन 9A। ये कहता है कि आपने इंडिया में जो फंड मैनेजर अपॉइंट किए, नियुक्त किए, वैसे तो ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बनने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन क्या याद रखेंगे आप, हम इसे नॉट कंसीडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन मानते हैं सेक्शन 9 के लिए। जाओ आप बच गए। लेकिन सेक्शन 9A सब सेक्शन 3 इसमें कंडीशन इंपोज करता है। वो कंडीशन इंपोज करता है कि फंड, यानी विदेश में जो फंड है वो NR स्टेटस में होना चाहिए इंडिया के लिए। करेक्ट? फंड किसी दूसरे देश का, जिस देश में ये फंड स्टैब्लिश हुआ है, जिस देश का ये रेजिडेंट है, उस देश का हमारे देश के साथ DTAA होना चाहिए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होना चाहिए। फाइनल के बच्चे अगर इसे देख रहे हैं 2 मिनट में ये बात समझ आ गई होगी उनको, इंटरमीडिएट के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अग्रीगेट पार्टिसिपेशन इन फंड बाय रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिया के रेजिडेंट ने उस फंड में, बेटा ये इंडिया के में जो मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। उसे मैं बार बार फंड का नाम दे रहा हूं, फंड। जब भी मैं बोल रहा हूं फंड तो इसका मतलब वही है। अग्रीगेट पार्टिसिपेशन इन फंड बाई रेजिडेंट इन इंडिया। इंडिया के रेजिडेंट ने उस फंड में कितना पार्टिसिपेशन किया है, ओनरशिप किया, डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल कॉर्पस। कॉर्पस यानी टोटल इन्वेस्टमेंट फंड, कितना फंड लगाया, टोटल कॉर्पस। फंड कवर्ड बाई इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जिस भी देश में यह काम कर रहा है उस देश का कोई इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जैसे हमारे पास सेबी है वैसे होगा, और वहां पर यह फंड भी कवर्ड हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, फंड हैज एटलीस्ट 25 मेंबर्स। 25 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई आपस में रिश्तेदारी नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी होल्डिंग, इस तरह का कोई कनेक्टेड पर्सन नहीं होने चाहिए। अग्रीगेट पार्टिसिपेशन ऑफ एनी पर्सन, aggregate participation of any person along with connected person does not exceed 10%। मतलब 25 तो मेंबर ऐसे होने चाहिए जो आपस में कनेक्टेड ना हो। उसके बाद अगर कोई मेंबर कनेक्टेड है, जैसे मान लें 45 मेंबर हैं इसमें, 25 नॉट कनेक्टेड हैं, तो जो बच गए 20 कनेक्टेड, उन सब का अग्रीगेट, जितने भी कनेक्टेड हैं आपस में, उन सब का मिलाकर 10% से ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है अग्रीगेट पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर हैविंग 10% और लेस। ऐसे मेंबर को ढूंढो जिसका 10% या उससे कम पार्टिसिपेशन है। अलोंग विद कनेक्टेड पर्सन शैल बी लेस देन 50%। ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसका पार्टिसिपेशन, ओनरशिप 10% से कम है। हमने ढूंढ लिया जी 6 लोग हैं जिसका 10 से कम है। अब उन सब का अग्रीगेट जो कनेक्टेड पर्सन है वो टोटल करके 50% से कम ही होना चाहिए। यह है 7वीं कंडीशन। अभी तक हमने जो भी बात की इनमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है। अमेंडमेंट वाली बात अब हम यूज करने वाले हैं, जरा सुनिएगा अमेंडमेंट पोर्शन को। अमेंडमेंट पोर्शन अभी नहीं, अब हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, fund shall not invest more than 20% of its corpus in any entity in India। इंडिया में जो एंटिटी है उनमें 20% से ज्यादा किसी भी एंटिटी में इनका निवेश नहीं होना चाहिए, होल्डिंग नहीं होनी चाहिए इंडिया में। फंड अगर सर ये हुआ तो क्या होगा? हुआ तो ये जो इन्होंने फंड मैनेजर अपॉइंट किया है इसे बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा और फिर सेक्शन 9 के मुताबिक डीम टू बी अर्न इन इंडिया। 9th, फंड शैल नॉट
मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन इट्स एसोसिएट एंटिटी। बताओ बेटा फाइनल के बच्चे हो, ट्रांसफर प्राइसिंग एसोसिएट एंटिटी, उसमें इनका कोई निवेश नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम अमेंडमेंट्स में, 10वां नंबर कंडीशन में अमेंडमेंट है और 11वें नंबर कंडीशन में 12वें नंबर में अमेंडमेंट है। 11वें नंबर को ठीक से सुनिएगा। कहते हैं मंथली एवरेज ऑफ कॉर्पस ऑफ फंड। फंड मतलब कॉर्पस मतलब जितना निवेश आप कर रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, जितना निवेश किया है उसका मंथली एवरेज, यानी निवेश आप कितना करते जा रहे हो इंडिया में, उसको हम कह रहे हैं मंथली एवरेज। मंथली एवरेज जो इंडिया में आप निवेश कर रहे हो, जैसे आपने हर महीने के एंड में कितना निवेश किया उनको टोटल कर दिया, ये मंथली एवरेज आता है। मंथली एवरेज शैल नॉट लेस देन 100 करोड़। ठीक, शैल नॉट लेस देन 100 करोड़। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये है, पहले से था। अब सुनो आगे, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो आप निवेश कर रहे हैं उसका मंथली एवरेज 100 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। मोटी इन्वेस्टमेंट है ये, विदेशी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, मोटी। नीचे लिखा है इसी में 10वें नंबर के साथ प्रोविजो में लिखा है कि अगर फंड पिछले ही साल बना, भाई मान लीजिए फंड बना मार्च के महीने में, फंड बना फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में, तो 2.5-3 महीने के अंदर ही ईयर एंड आ गया और आप मंथली एवरेज निकाल रहे हो, तो वो आपका 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन उनके लिए थोड़ा सा हार्डशिप था। इसलिए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि अगर आप पिछले साल स्टैब्लिश हुए हो तो आप एक काम करो, पिछले साल अगर आप स्टैब्लिश हुए हो, पहले जो बना था वो बता रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एंड ऑफ द ईयर तक टोटल निवेश, मंथली नहीं निकालेंगे, हम टोटल निवेश देखेंगे एंड ऑफ द ईयर तक। इफ फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन प्रीवियस ईयर, कॉर्पस शैल नॉट बी लेस देन 100 करोड़ एट द एंड ऑफ सच प्रीवियस ईयर। पहले क्या लिखा हुआ था बेटा? एट द एंड ऑफ सच प्रीवियस ईयर। जैसे मान लीजिए 15 जनवरी को ये फंड बना, तो जनवरी 15 से लेकर 31 मार्च तक टोटल इंडिया में निवेश 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। ये तब के लिए है जब फंड नया स्टैब्लिश हुआ प्रीवियस ईयर में। अगर पहले से था तो हमें पूरे साल का मंथली एवरेज निकालना पड़ेगा, वो 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन नए वालों को थोड़ी सी छूट दे दी कि टोटल प्रीवियस ईयर में 100 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर फंड मान लेते हैं नवंबर में बना, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन टोटल में 100 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ सच प्रीवियस ईयर। ठीक है, अब यहां सुनिए आगे। इसमें गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और कहा कि ऐसा हो सकता है कि फंड जनवरी में बना हो, तो 3 महीने में इनके 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अचीव करना जरूरी नहीं है। इसलिए सरकार ने कम से कम 6 महीने का वक्त दिया और कहा कि अगर पिछले साल ही फंड बना है, अगर लास्ट ईयर ही फंड बनाया गया है, तो 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट टारगेट है इंडिया के मार्केट में, वो कब तक हो जाना चाहिए? एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ मंथ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप 20 नवंबर को आए हैं तो 20 नवंबर के एंड से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, 31 मई तक आप 100 करोड़ अचीव कर लो, या एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट प्रीवियस ईयर जिसमें आप स्टैब्लिश हुए हो, विच एवर इज लेटर। यानी समय आपको हमने कम से कम 6 महीने का तो दे ही दिया। ठीक, यही अमेंडमेंट था। पहले ये जो लिखा हुआ हिस्सा कटा हुआ है ये पहले से था और इसको यहां पे अमेंड कर दिया गया, इस लाइन को अमेंड कर दिया गया। ये है अमेंडमेंट आपका। ठीक है, अच्छा, ये रेलिवेंट नहीं होता था बेटा, इसलिए आप इसे पढ़ते भी नहीं थे, छोड़ भी देते थे, बट बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट आप इसको थोड़ा सा देख कर जाना, इस कंडीशन को। ये क्या लिखा हुआ है सर लेफ्ट में, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है। नहीं, इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो 100 करोड़ वाली बात है ये उस वर्ष नहीं लगेगी जिस वर्ष ये फंड वाइंड अप हो रहा है। अगर ये फंड बंद हो रहा है तो उस साल इसे 100 करोड़ को टच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो ये अमेंडमेंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फंड इंडिया में कोई व्यापार ना कर रहा हो, सिर्फ इनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बाजार में, शेयर बाजार में, व्यापार कुछ नहीं होना चाहिए। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये लास्ट अमेंडमेंट फिर से आ गया। इसमें ये अमेंड किया उन्होंने, रेम्यूनरेशन कितना देना पड़ेगा आपको एलिजिबल फंड मैनेजर को। देखिएगा, ये पॉइंट मैं बोलते ही आपको कहूंगा कि इंटरमीडिएट के बच्चे अगर इसे देख रहे हैं तो वो ऊपर से निकल जाएगा, अनडाउटली निकल जाएगा, बिकॉज आर्म्स लेंथ प्राइस की बात लिखी हुई है। और आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब काम चलाऊ तो मैं बोल सकता हूं फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस ऐसा शब्द है जो फेयर मार्केट वैल्यू से कहीं बड़ा है। ये फाइनल के बच्चे जानते हैं। ओके, तो काम की बात पर आते हैं।
तो रेम्युनरेशन आप जो इंडिया में फंड मैनेजर अपॉइंट करते हो उसको कितना रेम्युनरेशन दोगे, कितनी रेम्युनरेशन आपको देनी है। यहां लिखा हुआ है रेम्युनरेशन पेड टू एलिजिबल फंड मैनेजर इज नॉट लेस देन आर्म्स लेंथ प्राइस, यानी मार्केट वैल्यू से कम नहीं देना है। ज्यादा दे सकते हो, कम नहीं देना है। जो इंडिया में फंड मैनेजर आपने अपॉइंट किया उसको जो आप रेम्युनरेशन दोगे वो आर्म्स लेंथ से कम नहीं देना है। जब लॉ ये बना था तो ये सोचकर बना था कि जेन्युइन पेमेंट होनी चाहिए फंड मैनेजर को इंडिया में जिनको अपॉइंट किया गया है, लेकिन ये जो जेन्युइन है इस आर्म्स लेंथ प्राइस की कैलकुलेशन वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड था ट्रांसफर प्राइसिंग में। इस वजह से लॉ मेकर ने इस वर्ष से इसे काट कर इसके जगह पर लिख दिया कि उतना रेम्युनरेशन आप दोगे जितना कि गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी एट द प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो सरकार इसके लिए रूल बनाएगी आने वाले समय में, और उस रूल के मुताबिक जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले से जो कैलकुलेशन आएगा, मान लीजिए वो कैलकुलेशन पूरे साल का 5 करोड़ आया, तो आपका रेम्युनरेशन 5 करोड़ से नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। ये एक अमेंडमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे इसे, देखिए बात को समझिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन चूंकि अमेंडमेंट है तो हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। एक और चैप्टर हम कवर करेंगे। पहला चैप्टर हमने टैक्स रेट जिसको कवर नहीं किया, दूसरा चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस कवर किया, टैक्स रेट तो बेटा कवर किया ही नहीं, ठीक है। सीरीज पर ध्यान देना, आपने अगर ये पहला पढ़ा है तो सीरीज में थोड़े थोड़े समय पर डालता रहूंगा, इमीडिएट कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसे पूरा करूं। तो सीरीज पूरा कंप्लीट करना अमेंडमेंट्स की, मिस नहीं करना इसको। एक और कवर कर लेते हैं हम नेक्स्ट, देखिए क्या कहता है ये, इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो टॉपिक का नाम क्या है बेटा, चैप्टर का नाम क्या है, इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आप जानते हैं अच्छी तरह सेक्शन 10 से बिलोंग करने वाले सारी चीजें इसमें कवर्ड होंगी। इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं हम उसको कवर करने जा रहे हैं। एक अमेंडमेंट है 10(4)(c), जस्ट ओनली फॉर फाइनल स्टूडेंट, इंटरमीडिएट बाहर हो जाइए अभी, ठीक है। 10(4)(c) और 10(4)(d), इन दोनों में इंटरमीडिएट बाहर हो जाएंगे, ये सिर्फ फाइनल के बच्चों के लिए बनाया गया है। देखिएगा क्या है 10(4)(c) क्या कहता है। मान लीजिए आप इस तरफ नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, और इंडिया कोई इंडियन कंपनी या कोई बिजनेस ट्रस्ट, इंडियन कंपनी या कोई बिजनेस ट्रस्ट, आप बहुत अच्छे से बिजनेस ट्रस्ट को जानते हो फाइनल के स्टूडेंट, बिजनेस ट्रस्ट, इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, अगर इन्होंने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, आप जानते हैं इस बात को, एनआर टैक्सेशन में पढ़ा है, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इस पीरियड के बीच में इशू किया, अगर इन लोगों ने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इस पीरियड के बीच में इशू किया तो इस पर जब ये ब्याज देंगे तो ये ब्याज इस एनआर के लिए एग्जम्प्ट रहेगा। ये है 10(4)(c). 10(4)(d) पर आइए, सिंपल है, 10(4)(d) पर आइए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। अब यहां पर एक फंड इनकॉर्पोरेट हुआ, यहां पर वो फंड बना हुआ है, ये फंड यानी म्यूचुअल फंड जिसका काम है पैसे निवेश करना, बाहर वालों ने यहां पर इनकॉर्पोरेट किया है इस फंड को, ठीक है। ये फंड इंडिया में है, ये फंड लोकेटेड कहां है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है। इस फंड के ये स्पॉन्सर हैं, ये मैनेजर हैं। मैनेजर, स्पॉन्सर, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इस फंड में जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर है, उसको एनआर होना जरूरी है, उसको एनआर होना जरूरी है। अब यहां पर क्या आ गया भैया, मान लीजिए 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, यहां पर 10,000 करोड़ का फंड इकट्ठा कर लिया। अब इस फंड को यहां पर निवेश किया जाएगा। ये क्या है सर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। यहां पर ट्रेडिंग की जाएगी इस फंड से, और ये ट्रेडिंग किस चीज में होगी, उस सिक्योरिटी में ट्रेडिंग होगी जो यहां पर लिखा गया है। कहां लिखा गया है, सेक्शन 47 में, वो भी आप कैपिटल गेन के अमेंडमेंट्स में कवर करोगे। एडीआर, जीडीआर, फॉरेन कन्वर्टेबल, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, एफसीबी, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, और इनके डेरिवेटिव्स भी अब खुल गए हैं हमारे देश में। इनमें निवेश करेंगे ये लोग, और इसके निवेश से जो इनकम जनरेट करेंगे वो इनकम एग्जम्प्ट होगा। इसके निवेश से जो इनकम जनरेट होगी वो इनकम एग्जम्प्ट होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये इनकम एग्जम्प्ट कैसे किया है आपने। ये इनकम हम पीजीबीपी का एक तरीके से एग्जम्प्ट कर रहे हैं, कैपिटल गेन का नहीं। कैपिटल गेन का भी एग्जम्प्ट है, लेकिन वो है 47 सेक्शन में, और यहां पर ट्रेडिंग के लिए एग्जम्प्ट कर रहे हैं। वहां कैपिटल गेन ट्रांसफर पर एग्जम्प्ट है, यहां ट्रेडिंग के लिए एग्जम्प्ट कर रहे हैं। यहां पर ध्यान ये रखना है कि एग्जम्पशन हम
उतना ही करेंगे जिस रेशियो में इनके यूनिट्स एनआर ने होल्ड किए हो। मान लीजिए 96% इनमें एनआर का इन्वेस्टमेंट है, यानी इनके यूनिट होल्डर एनआर है 96%, 4% रेजिडेंट है, तो इसकी जो इनकम जनरेट होकर आएगी वो सिर्फ 96% ही एग्जम्प्ट होगा। ये था 10(4)D। 10(12)A, 10(12)A अमेंडमेंट तो बहुत छोटा सा है, बट इसको हमने डिटेल में, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, मैं डालूंगा टैक्स स्कैम का पोर्शन जिसमें हमने एनपीएस कवर किया है। बहुत अच्छा वीडियो तैयार है, आप जरूर देखिएगा एनपीएस का वीडियो, वो पूरे एनपीएस को कवर कर रहा हूं मैं। आप देखकर मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये जो मैं कह रहा हूं ये सिर्फ बातें हैं या इसमें सच्चाई है। एनपीएस से रिलेटेड जितने भी सेक्शन हो सकते थे, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो एग्जम्पशन हो, चाहे वो टीडीएस हो, एनपीएस से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हो सकते थे वो सब मैंने कवर करने की कोशिश की है उस वीडियो में। छोटा सा वीडियो है, 15-20 मिनट का होगा शायद, मुझे याद नहीं, मैं उसको लिंक में डालूंगा। वहां भी ये मेंशन किया गया कि एनपीएस फंड से जब पैसा आप विड्रॉ करते हो, एनपीएस फंड से जब आप पैसा विड्रॉ करते हो तो यहां पर 40% एग्जम्प्ट हुआ करता था। ये अमेंडमेंट है मेरे दोस्त, अब एग्जम्पशन है 60% का। ये अमेंडमेंट है। फुल्ली में पार्टली अगर विड्रॉ करेंगे तो पहले भी 25% एग्जाम था, अभी भी 25 एग्जाम है। अगर आप एनपीएस के मेंबर हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं जो एनपीएस में कवर्ड हैं, शब्द को सुनिए, अगर आप एम्प्लॉय हैं जो एनपीएस में कवर्ड हैं और आपने रिटायरमेंट पर एनपीएस फंड से फुल्ली अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो 60% एग्जम्प्ट होगा, 40% टैक्सेबल होगा। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं फिर भी आपने एनपीएस किसी बैंक में खुलवा रखा है और वहां पर मैच्योरिटी में जब आप पैसा निकालते हैं तो वहां भी 60% एग्जम्प्ट होगा, वहां भी एग्जम्प्ट होगा। लेकिन यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप इंडिविजुअल एनपीएस एम्प्लॉय के रूप में नहीं कवर्ड हैं और आपने पार्टली विड्रॉ कर लिया एनपीएस फंड से तो वहां पर टैक्सेबल हो जाता है। इसको डिटेल में डिस्कस किया है मैंने उस वीडियो में, आप जरूर उसको चेक कीजिएगा। ये था आपका अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट सिंपल है, 10(15). ये आप कहां पढ़ते हो? मैं पढ़ाता हूं इसे आईएफओएस के साथ, मैं इसको एग्जम्पशन के साथ नहीं पढ़ाता। आईएफओएस में कुछ सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को एग्जम्प्ट किया गया है, राइट? उसी में ये है, ये भी फाइनल के लिए बेटा, मैं माफ करना मैं पीछे भूल गया बताना, ये सुनो ठीक से, ये फॉर ऑल है, ये सबके लिए टैक्स, सबके लिए रेलिवेंट है। और इसके ऊपर वाला तो मैंने कहा ही था सिर्फ फाइनल लेवल है, ये भी सबके लिए माना जा सकता है बट ये फाइनल लेवल में ही काम आता है, बट आप सब ध्यान दे सकते हो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जो लोकेटेड यूनिट्स हैं, अगर उनको एनआर ने मनी बोरोड किया, अगर मनी बोरो किया गया ऑन और आफ्टर 1/9/2019 में, अगर इन लोगों ने उस एनआर से मनी बोरो किया, और पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का, तो ये इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये कौन मनी बोरो कर रहा है दोस्त? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड यूनिट्स अगर एनआर से मनी बोरो करते हैं ऑन और आफ्टर 1/9/2019 तो जो इंटरेस्ट वो पे करेंगे वो एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10(15) में, ठीक है? अच्छा, इसके बाद यहीं पर मैं इसे रोकता हूं और नेक्स्ट वीडियो में एग्जम्पशन का छोटा सा हिस्सा पेंडिंग है और उसके आगे फिर हम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, हर टॉपिक को टॉपिक वाइज अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे और पूरा अमेंडमेंट आपको कवर करवा के दूंगा, ठीक है? तो आप वीडियो को देखेंगे और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है उसे भी देखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।